बैठक हो रही है दिल्ली में, जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। और जो अभी तुरंत की खबर है, लेटेस्ट, वो ये है कि उस कार्यकारिणी की बैठक में जदयू ने बिहार को विशेष राज्य देने की प्रस्ताव को पारित कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा कानूनी रूप से क्या ये संभव है? क्योंकि विशेष राज्य, किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा तो विषम परिस्थितियों में और कुछ ही उसमें है, शायद कानूनी रूप से इसकी वैधता है क्या, विशेष राज्य का दर्जा किसी राज्य को देना? नहीं, देखिए, विशेष राज्य का अर्थ ये हुआ कि जो पहले भी ये बात उठी थी, जो आप सवाल उठा रहे हैं, पैकेज लेना अलग चीज हो गई। विशेष राज्य का दर्जा तो कुछ चुनिंदा राज्यों को ही है, बाकी सारे राज्यों। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, आपका सवाल ठीक है, शंकाएं ठीक है कि कानूनी रूप से थोड़ा वो पेचीदा है। वो कुछ बहुत ही उसके जो पैरामीटर्स है विशेष राज्य देने के, उसमें बिहार फिट नहीं बैठता है जो कानूनी रूप से है। लेकिन चूंकि यह मांग आपको याद होगा कि लगभग 10 से 12 साल पुरानी मांग है ये। इस मसले पर नीतीश कुमार दिल्ली आकर एक बहुत बड़ी रैली कर चुके हैं रामलीला मैदान में, जब वो बीजेपी के साथ नहीं थे, बीच में जब उनका खटपट हुआ था एनडीए के साथ। तो लेकिन बात यह है कि विशेष राज्य से मतलब यह है कि नीतीश कुमार जनता को ये समझाते हैं, या उनकी मांग इस तरह से भी है कि बिहार को इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए, वहां पे औद्योगिक विकास के लिए, ताकि रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, इसके लिए विशेष पैकेज दिया जाए। अगर विशेष राज्य का लीगल स्टेटस नहीं दिया जा सकता है तो एक स्पेशल पैकेज दिया जाए, जिसकी बात प्रधानमंत्री ने भी कई दफे चुनाव के दौरान कहा है वहां जाकर के बिहार में कि हम इतना लाख करोड़ देंगे, ये देंगे, वो देंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन चूंकि अब राजनीतिक परिस्थिति बदली हुई है, हम लोग शुरू से, और बिहार में सत्ता पक्ष विपक्ष शुरू से ये कह रहा है कि अब चूंकि आप भागीदार हैं और मजबूत भागीदार हैं, तो जो विशेष राज्य की मांग आप कर रहे थे उस मांग को उठाइए। तो ये अलग मुद्दा है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बहाने अगर नीतीश कुमार बिहार के लिए कुछ स्पेशल पैकेज भी ले आते हैं, तो अगले साल होने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि नीतीश कुमार के खाते में आ जाएगी। तो ये एक बड़ी चुनौती, एक नई चुनौती बनकर मौजूदा सरकार के लिए सामने आएगी। क्योंकि जैसे ही आप बिहार के लिए कुछ करेंगे तो आंध्रा से भी मांग उठेगी, बाकी जगहों से भी मांगे उठने लगेंगी। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये एक नई किस्म की चुनौती एनडीए के लिए, और बड़ा गंभीर इसलिए क्योंकि ये नीतीश कुमार की मांग है। और नीतीश कुमार कैसे है, किस तरह के नेता है, उनका क्या उनकी क्या भूमिका कब क्या होती है, कोई जानता नहीं है। तो नीट और बाकी मुद्दे जो है वो अपनी जगह है, लेकिन जो विशुद्ध राजनीतिक जो टंटा बखेड़ा खड़ा होने जा रहा है, वो मुझे लगता है इस विशेष राज्य की मांग के साथ खड़ा होने जा रहा है। जितेंद्र भाई, एक सवाल अब आपसे, खासतौर से आचरण और मर्यादा का। जिस तरह से लोकसभा स्पीकर का जो आचरण है, कहते ये हैं किसी संवैधानिक पद है उसके बारे में नहीं बोल सकते, लेकिन पद पे बैठे व्यक्ति के आचरण के बारे में मुझे लगता है बात की जानी चाहिए। तो उनका आचरण प्लस जो हमारे राज्यसभा के चेयरपर्सन हैं, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, उनकी भावनाएं बहुत जल्दी आहत हो जाती हैं। उनका काम होता है सदन को सुचारू रूप से संचालित करना, व्यवस्थाएं देना, न कि लेक्चर देना या टीचर की तरह पढ़ाना। तो वो करते हुए फिर से दिखाई दे रहे हैं, और फिर से वो मर्यादाएं जो है एक बार फिर से तार-तार हो रही हैं। जिसका जब शपथ पे अध्यक्ष जी की शपथ पे धन्यवाद ज्ञापित कर रहे थे नेता, तो सारे नेताओं ने इसकी आशंका व्यक्त की और उन्होंने कहा भाई इस बार ये भी नहीं करना, इस बार ये भी नहीं करना, इस बार ये भी नहीं करना, यानी आपने जो पहले किया इस बार। लेकिन वो बाज नहीं आ रहे हैं। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं? मतलब पीठ के साथ सदन का टकराव, मुझे ऐसा लगा। जी विवेक भाई, अभी कल ही आपने देखा कि किस प्रकार से विपक्ष के जो सांसद थे उनके माइक बंद कर दिए गए, और जब जय संविधान का नारा लगाया गया तो किस प्रकार से लोकसभा स्पीकर ने किस भाषा से
भाषा का लहजा बहुत महत्वपूर्ण होता है। किस भाषा में, किस शब्दों में उन्होंने कहा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, बताओ मत बैठ जाओ। वो जो लहजा था, वो लहजा यहाँ में शब्दों में बयां करना थोड़ा कठिन है, पर वो कोई सड़क छाप व्यक्ति जैसा रहा है। एक गरिमामयी पद में बैठे हुए, इतने बड़े पद में बैठे हुए व्यक्ति के संस्कार ऐसे नहीं होने चाहिए मुझे लगता है। और वो भी एक सांसद, 5 बार के निर्वाचित सांसद के साथ आप इतनी बदतमीजी से बात करते हैं। आप देश को क्या परोस रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप देश के सामने क्या प्रस्तुत कर रहे हैं। एक हमारा देश एक संस्कारवान देश है। यहाँ हमारे मध्य प्रदेश में या हिंदी पट्टी के जो राज्य हैं, यहाँ हम गाली भी यदि किसी को देते हैं तो आपके साथ लगा के गाली देते हैं। पर हमने संसद में देखा कि किस प्रकार से तू तड़ाक से बात की गई, और निश्चित रूप से न केवल संसद की मर्यादा को धक्का लगा है, हमारे राष्ट्र के गौरव को। सोचिए कि विदेश में जो व्यक्ति इस बात को देख रहा होगा वो हिंदी भाषी होगा, जो हिंदी समझता होगा पूरी तरह से। शशि भाई ने एक बार कहा भी था कि हमारे लोकतंत्र को समझने के लिए हमारे स्पीकर को विदेशों में बुलाया जाता है और उनसे हमारी संसदीय परंपराओं को सीखने का प्रयास और लोकतांत्रिक देश करते हैं। ये शशि भाई ने कार्यक्रम में कहा था। तो उस समय हमारे अध्यक्ष का इस तरह का आचरण मुझे लगता है थोड़ा अमर्यादित है। जी, निश्चित रूप से अमर्यादित है। और हमारे संसद में की गई कोई भी घटना रिकॉर्ड होती है, और यदि वो रिकॉर्ड से बाहर भी की जाती है तो वो किसी न किसी रूप में मीडिया में या मीडिया के बाहर रहती है। विदेश में हमारी सबसे बड़ी चिंता ये है कि यदि विदेश में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति यदि इस घटनाक्रम को देख रहा होगा तो हमारे देश के बारे में उसका क्या एक अवचेतन मस्तिष्क में या चेतन मस्तिष्क में क्या चल रहा होगा कि कैसे लोग हैं। यदि किसी देश का लोकसभा स्पीकर ऐसी भाषा का उपयोग करता है तो उस देश के लोग किस तरह के होंगे। तो बड़ा चिंता का विषय है। और निश्चित रूप से विवेक भाई, ये और इनके पूर्व के कार्यकाल में भी इन्होंने कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हठधर्मिता है कि वो पुराने निर्णयों से सीखती नहीं है, और देश का गौरव ये उनका सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है। यदि देश की गौरव का उनका असल मुद्दा होता तो निश्चित रूप से वो इस पे एक्शन लेते। उनसे हो सकता है बंद कमरे में बात करते। नरेंद्र मोदी जी, करना चाहिए। मुझे लगता है विपक्ष के नेताओं को भी उनसे अलग से समय लेकर इस बारे में बात करनी चाहिए कि देखिए, ये मसला सिर्फ आप हमें हड़काने का मत मानिए, हमारे देश का गौरव इससे जुड़ा है। और ये बातें बाहर जाती हैं, अंतरराष्ट्रीय मीडिया भी इसे कवर करता है, और निश्चित रूप से हमारे देश का नुकसान होता है इसमें। जी विवेक भाई, तो इसको आप अच्छा माने या बुरा माने, एक समय था जब ऐसे पार्लियामेंटेरियन थे जिनका विपक्ष के साथ बड़ा अच्छा सामंजस्य रहता था। सत्ता और विपक्ष के अंदर वो बड़ा सामंजस्य बना के रखते थे। इसमें बड़े चतुर खिलाड़ी थे प्रमोद महाजन, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज उतनी सॉफ्ट मतलब अच्छी वक्ता थी, लेकिन उनके संबंध विपक्ष के साथ अच्छे नहीं थे। इवन लालकृष्ण आडवाणी जी की खूब तनातनी रहती थी। अटल जी को छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री थे, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी जी के भी विपक्ष के साथ अच्छे संबंध रहते थे और वार्तालाप रहती थी, आपस में बातचीत होती थी। मुझे अभी भी याद है कि सोमनाथ दा के ऊपर बड़ा तल्ख टिप्पणी कर दी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और सोमनाथ दा भड़क गए थे और उन्होंने इस्तीफे की धमकी दी थी। और शाम को ही अटल बिहारी वाजपेयी जी सोमनाथ दा के घर गए और जाकर के उन्होंने उनसे बात की कि नहीं, हमारी मंशा ऐसी नहीं थी और आपको इस्तीफा देने नहीं आ रहा है। वो सौहार्द का वातावरण इतनी तलखियों में बदल गया शशि भाई। तो अब इस कंडीशन में आपको क्या लगता है कि परंपराएं हर वक्त तार-तार हो रही हैं? आप थोड़ा संयमित भाषा का प्रयोग करते हैं, आप पद की मर्यादाओं का ख्याल करते हैं, चूंकि आप पत्रकार हैं, आप कलम के योद्धा हैं और हम लोग जवान के योद्धा हैं। चूंकि कलम के योद्धा तो जितेंद्र भाई भी हैं, लेकिन मैं तो कम से कम जवान का योद्धा हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं विद्यार्थी हूँ और उसमें विश्लेषण करने का प्रयास करता हूँ, तो उसमें मैं बोलता रहता हूँ। आप लोगों के साथ थोड़ी मर्यादाएं बंधी हुई हैं, तो उन्हीं मर्यादाओं में ही बता दीजिए, क्या मर्यादाएं अभी और भी तार-तार होनी है? डिप्टी स्पीकर का पद हमेशा विपक्ष के पास रहा है और सबसे बड़ी चीज ये कि 2019 से लेकर के 2024 तक विपक्ष में डिप्टी स्पीकर का पद खाली रहा, जबकि नहीं रहना चाहिए। मैं पढ़ रहा था संवैधानिक व्यवस्था में, शायद मेरे ख्याल में अनुच्छेद 89 में है ये, कि सरकार सदन गठित होते ही सबसे पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन होना, निर्वाचन होना अति आवश्यक है। उस कंडीशन में आपने खाली छोड़ दिया।
तो विपक्ष की ये मांग थी, क्या आपको लगता है कि इस बार डिप्टी स्पीकर का पद भरा जाएगा सत्ता पक्ष या विपक्ष की तरफ से, कहीं से भी? नहीं, निश्चित आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है कि पिछली बार तक जो स्थिति विपक्ष की थी वो इस बार नहीं है। और विपक्ष की रणनीति देखिए, प्रधानमंत्री ने पहले ही दिन जो बयान दिया था कि नौटंकी और हंगामा लोग नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि सत्ता जब शांतिपूर्ण तरीके से संसद के अंदर या संसद के बाहर उठाई गई आवाजों को नहीं सुनेगी, तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, लोकतांत्रिक प्रोसेस में, संसदीय परंपरा में डिसरप्शन, मतलब डिसरप्शन को निगेटिव नहीं लेना चाहिए, उसको हमेशा पॉजिटिव ही लिया जाता है संसदीय परंपरा में, कि थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न किया जाता है। जैसे संसद के भीतर लोग अपनी आवाज उठाने के लिए कभी कभी वेल तक चले जाते हैं या शोरगुल मचाते हैं, तो कभी कभी ये भी जरूरी होता है। यह काम भाजपा ने भी किया है, यह काम कांग्रेस ने भी किया है, सबने किया है और यह जरूरी भी है। ये अरुण जेटली का बयान है। एक बार उन्होंने कहा था कि डिबेट, डिस्कशन एंड डिसरप्शन, जब वो अपोजिशन के लीडर थे राज्यसभा में, तो उन्हीं का ये बयान है कि डिबेट, डिस्कशन एंड डिसरप्शन इज द पिलर ऑफ डेमोक्रेसी एंड पार्लियामेंट्री प्रोसेस। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को इस मुद्दे को उठाना चाहिए और तत्काल डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति करवाने के लिए मांग करनी चाहिए। वो भले अब जिस दल से बने, सत्ता पक्ष से बने या विपक्ष से बने, मतलब महत्वपूर्ण वो नहीं है। वो एक अलग डिबेट है कि कहा किसका बनना चाहिए, किसका नहीं बनना चाहिए, लेकिन बनना चाहिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। पिछली बार नहीं बनाया गया था और ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी, और इस बार भी अगर नहीं बनता है तो यह भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। लेकिन विपक्ष इस बार मजबूत है, तो उसको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जैसे वो अन्य मुद्दों को उठा रही है इस वक्त, वो इस मुद्दे को भी उतनी ही मजबूती से उठाए और उसको अंजाम तक पहुंचाए। शशि भाई, ये शशि भाई से अंतिम में सवाल लूं इससे पहले, जितेंद्र भाई आप जरूर कुछ बोलना चाहते हैं, 1 मिनट दूंगा मैं। लेकिन हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं एक आपसे और सवाल करना चाहता हूँ। क्या आपका मन नहीं करता है कि ये जो इस समय जो 17वीं और 18वीं, 16वीं 17वीं और 18वीं जो लोकसभा का कार्यकाल रहा है, इस पे कोई किताब लिख देनी चाहिए? बहुत अच्छा मटेरियल मिल जाएगा आपको। हाँ, निश्चित रूप से विवेक भाई, ये बहुत, इसमें तो विषय बहुत भरे हुए हैं इन लोकसभाओं में, और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में तो निश्चित रूप से विषयों की कोई कमी नहीं है। वो हर दिन एक नया विषय देते हैं कुछ ना कुछ लिखने के लिए। मैं सिर्फ शशि भाई से ये जानना चाहता हूं कि मजबूत विपक्ष हुआ है, हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, मजबूत विपक्ष हुआ है, पर जिस प्रकार से विपक्ष, पिछले 2 दिन से मैं लोकसभा की कार्रवाई को देख रहा था, जिस प्रकार से विपक्ष का और लोकसभा स्पीकर का जो संवाद रहा है, क्या शशि भाई आपको नहीं लगता कि उनकी जो हठधर्मिता है या जो उनका काम करने का तरीका था, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है? जिस प्रकार से शब्दों का चयन है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी का, और जो शब्द उन्होंने बोले हैं, आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं उनकी हठधर्मिता इसमें अभी भी, या वो घमंड दिख रहा है? जितेंद्र जी, कल ही परसों कल शायद हम लोगों ने चर्चा की थी इस पर विवेक भाई के साथ, कि और यही सवाल था जो आप कह रहे हैं कि ये हठधर्मिता है और वही पुराना रवैया है। तो मैंने यही कहा था कि देखिए, एक कहावत है कि रस्सी जल गई ऐठा नहीं गया वाली बात है, लेकिन इसके साथ यह भी बात है कि आपको पता है कि आप कमजोर हुए हैं, लेकिन आप उसको दिखाना नहीं चाह रहे हैं, स्वीकारना नहीं चाह रहे हैं, और खास करके देश के सामने, विपक्ष के सामने, कि हम कमजोर हैं और हम पहले के मुकाबले कमजोर हुए हैं। तो आप थोड़ा और अधिक उग्र होकर के इस बात को और उग्रता से ये साबित करना चाहते हैं कि हम पहले की तरह मजबूत है, जबकि सच्चाई ये है कि आप कमजोर हुए हैं और अपनी कमजोरी छुपाने के लिए, अपनी खामियों को छुपाने के लिए आप उन्हीं गलतियों को दोहराए जा रहे हैं। रह गई बात लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के आचरण मर्यादा की बात, तो ये जो जीवी मावलंकर साहब की बात हो या आज की बात हो या बीच में और भी सोमनाथ चटर्जी और बाकी लोगों की बात हुई, तो टोटलिटी में भारतीय राजनीति में मर्यादा का स्तर घटा है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। हम किसी को मतलब
जो आज विपक्ष में है वो कल सत्ता में थे, जो आज सत्ता में है वो कल विपक्ष में थे। तो शशि भाई, इसके लिए हम किसी जी तो बोलिए। हम किसी को ये टोटलिटी में जो ये मर्यादाई भाषा का जो मर्यादाई स्तर घटा है, इसके बहुत सारे कारण है। तकनीक भी एक कारण है, सोशल मीडिया भी एक कारण है, मीडिया का इतना बड़ा फैलाव भी एक कारण है, आम लोगों का जो राजनीति से जुड़ाव हुआ है सोशल मीडिया के जरिए, 1 to 1 जो कांटेक्ट हुआ है, ये जो डिफरेंट पार्टीज के जो आईटी सेल्स हैं, उन लोगों ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है कि इस मर्यादा को कैसे कम किया जाए, कैसे डाउन किया जाए। तो मुझे लगता है कि इसमें किसी एक को दोष देना ठीक नहीं है, ये टोटलिटी समग्रता में हुआ है। और मैं तो यही कहूंगा कि आप कठोर बनने का एक मतलब वो करते रहिए, आभास दिलाते रहिए कि हम कठोर है, अनुशासित है, उग्र है, पहले से ज्यादा मजबूत है। लेकिन यह तथ्य आपको नहीं भूलना चाहिए कि विपक्ष भी इस बार मजबूत है। और जितेंद्र भाई, जैसा आपने कहा, तो दीपेंद्र हुड्डा ने जवाब दिया, सवाल किया। पहले की स्थिति में ऐसा नहीं होता था। दीपेंद्र हुड्डा ने उस दिन भी जवाब दिया, और उससे पहले जब अनुप्रिया पटेल ने एक सवाल उठाया था तो उस पर उनको ये सपा की तरफ से जवाब मिला था कि आज शुरुआत आपने की है तो सुनने की क्षमता रखो। तो ये शपथ ग्रहण की ही बात मैं कर रहा हूँ, पहले दिन वाले शपथ ग्रहण में। और दूसरे दिन वाले में दीपेंद्र हुड्डा वाला प्रकरण आया। मैंने कल भी विवेक भाई को कहा था कि जरा आप कल्पना करिए कि जिस तरह से ओम बिरला जी ने कहा कि चुप बैठो, अगर विपक्ष की तरफ से कोई एक सांसद खड़ा होकर के कुछ अमर्यादित बात कर देता, भले आप उसको सस्पेंड कर देते, निष्कासित कर देते, तो अध्यक्ष पद की गरिमा, उस पीठ की गरिमा क्या रह जाती। तो इज्जत, कहावत है कि इज्जत अपना, इज्जत अपने हाथ। पीठ की गरिमा बचाने की जितनी जिम्मेवारी विपक्ष या सत्ता पक्ष यानी सदस्यों की है, उतनी ही जिम्मेवारी खुद अध्यक्ष की भी है जो उस पीठ पर बैठे हैं। तो यहाँ वो गलती कर रहे हैं, मुझे लगता है वो समझ जाएंगे जल्दी ही। अभी तो एक शेर है कि इब्तिदा इश्क पे रोता क्या है, आगे आगे देखिए होता क्या है। शशि भाई, मैंने सोमनाथ दा का जो जिक्र किया था वो इस वजह से जिक्र किया था कि एक तरफ सोमनाथ दा थे जिनको कोई बात बुरी लगी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, उन्होंने कन्फ्रंटेशन नहीं किया, वो झगड़े में नहीं गए, उन्होंने मतलब कोई धमकाना, सटकाना या व्यंग करना, लीडर ऑफ अपोजिशन के ऊपर व्यंग करना और इस तरह की चीजों में वो नहीं गए। वो उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की और घर चले गए अपने, और उसका शाम को उनको जाके एलओपी ने मना भी लिया। तो ये संबंध हुआ करते थे एक समय में। अब स्थिति ये है कि रिंग मास्टर की तरह नजर आते हैं हमारे लोकसभा अध्यक्ष हों, चाहे वो राज्यसभा के सभापति हों। एक कारण और भी है। पहले के जितने भी लोकसभा अध्यक्ष हुए हैं, आमतौर पे वो बड़े वरिष्ठ लोग होते थे, काफी अनुभवी लोग होते थे, और उनको संसदीय लोकतांत्रिक परंपरा का बहुत ज्यादा ज्ञान होता था। तो आमतौर पर कोई सांसद हिम्मत नहीं करता था कि उनसे, अगर वो डांट भी देते थे, कभी कभी होता था कि वो डांट देते थे। मैंने देखा है, कई बार मैंने भी देखा है कि लोकसभा अध्यक्ष बड़े कड़े लहजे में किसी सांसद को डांट देते थे और वो चुपचाप बैठ जाता था। क्यों? क्योंकि उसको पता होता था कि जो सामने पीठ पे बैठा आदमी है वो काफी अनुभवी है, काफी वरिष्ठ है, मुझसे ज्ञान में बहुत आगे है, और वो पक्षपाती नहीं है, वो दल से ऊपर है। मौजूदा स्थिति पिछले 5 साल से ऐसी नहीं है। सुमित्रा महाजन भी थी, तो एक तो बहुत अनुभवी थी, वरिष्ठ थी, और हालांकि कभी कभी उनका व्यवहार लगता था कि पक्षपाती है, बावजूद इसके विपक्ष ने कभी उन पर आरोप नहीं लगाया या उनके साथ अमर्यादित टिप्पणी नहीं की, और वो भी नहीं करती थी, वो भी बड़ा प्रेम से मतलब सबको मनाती थी। सुमित्रा, हमने देखा है मीना कुमार को, प्लीज प्लीज हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। उनका एक ही शब्द होता था पूरे संसद सत्र के दौरान, प्लीज शांत हो जाइए, वो भी मुस्कुराते हुए। पीए संगमा, पीए संगमा, आपको शिवराज पाटिल, रवि राय से हम लोग देख रहे हैं, रवि राय से हम लोग देख रहे हैं, और याद है जीएमसी बालयोगी, मनोहर जोशी, ये सारे लोग बड़े वरिष्ठ लोग थे, और उनका अपना एक
ऑरा था, उनका अपना एक उनकी अपनी एक इज्जत थी, मतलब उसको क्या कहते हैं, उनकी अपनी एक मर्यादा थी। हम्म, और सत्ता और विपक्ष दोनों उस मर्यादा का सम्मान करता था। आपने कहा ना कि भाई सरकार जो है किसी की है, अध्यक्ष किसी कम्युनिस्ट पार्टी का एक नेता है, लेकिन जा करके वाजपेयी जी उनको मनाते थे। तो अब मैं भूल गया वो सवाल मैंने आपसे किया है नहीं किया, या किया है तो शायद मुझे लगता है आप लोग जवाब टाल गए। मैंने आपको गिनाए थे कुछ नाम जिनका विपक्ष के साथ एक समय में बड़ा अच्छा तालमेल रहा था। इस सदन में आप ऐसा कौन सा नेता देखते हैं सत्ता पक्ष की तरफ से? राजनाथ सिंह के बारे में बहुत लोग कहते हैं कि वो मृदुभाषी हैं, अच्छा बोलते हैं, ठीक बोलते हैं और बहुत ज्यादा किसी को कड़ा नहीं बोलते हैं। नितिन गडकरी हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से फ्लोर मैनेजमेंट किरण रिजिजू के बस का तो मुझे नहीं लगता। इसके लिए कोई सीनियर लीडर चाहिए जिसके संबंध सारे दलों के साथ अच्छे हों। क्या इस समय आप देखते हैं सत्ता पक्ष की ओर से किसी ऐसे नेता को जिसको बीच में ला करके इस सदन को अच्छे से सुचारू चलाया जा सके और देश को एक सरकार सकारात्मक रास्ते पे ले जा सके? देखिए, मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि सरकार की यह मंशा है ही नहीं, इसीलिए उन्होंने किरण रिजिजू जैसे एक कम उम्र के और नए नेता को पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर बनाया है। तो उनसे तो पहले ही दिन कन्फ्रंटेशन हो गया पप्पू यादव से। और जैसा कि जितेंद्र भाई मैंने कहा कि अगर अपना इज्जत अपने हाथ, तो अगर आप मर्यादित नहीं रहेंगे तो इस बार बड़े बलवान और वीर लोग आए हैं संसद में। अभी चंद्रशेखर आजाद रावण को बोलना है, उसको अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो पता नहीं क्या क्या बोलेगा वो। पप्पू यादव को अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो पता नहीं वो क्या करेंगे। तो किरण रिजिजू, अपने नाम गिनाए राजनाथ सिंह के और नितिन गडकरी के, और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन भाजपा की यह मंशा ही नहीं है कि सदन सुचारू रूप से चले और हमको जवाब देना पड़े। तो उनके पास वो खड़ा भी करते हैं, तो ऐसे ऐसे लोगों को स्पीच देने के लिए खड़ा करते हैं जो बहुत ही अमर्यादित तरीके से भाषण देते हैं। पिछली बार आपको याद होगा अंतिम समय में निशिकांत दुबे का भाषण, जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी के लिए कैसी भाषा का इस्तेमाल किया था। तो अभी मुझे लगता है कि लोकतंत्र का बौना काल है। बौना काल कहने का अर्थ है कि सोच और मर्यादा के स्तर पर हमारी जो दिमागी सोच है और जो हमारा दिल है वो सब छोटा हो गया है, बौना हो गया है। तो हम विशाल हृदय वाले लोग नहीं रह गए हैं संसद के भीतर, जो जिसका जिक्र आप कर रहे थे। तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन एक ही उम्मीद है कि इस बार विपक्ष में वैसे लोग हैं जो आपको बहुत ज्यादा अमर्यादित होने, बहुत ज्यादा डेविएट होने की इजाजत नहीं देंगे। जी जितेंद्र भाई, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल शशि भाई, मैं भी यही कहना चाह रहा था कि यदि विपक्ष में इस बार पप्पू यादव जैसे लोग संसद के अंदर हैं तो निश्चित रूप से अंकुश तो लगेगा। पूरा भरोसा है कि यदि जवाब देंगे तो उत्तर मिलेगा, प्रश्न पूछेंगे तो कठिन उत्तर मिलेगा। मैं भी इस बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूं जैसा शशि भाई ने कहा। और यदि जो घटना अभी हुड्डा जी के साथ हुई, यदि ये कहीं पप्पू यादव जी के साथ हुई होती तो जवाब कुछ और होता, निश्चित रूप से। जी बिल्कुल। तो ये दौर वो है जिसमें अगर आप कोई डिस्कशन, कोई विश्लेषण, कुछ मंथन करने बैठे तो अंतहीन सिलसिला चलता रहेगा। आपकी बातें खत्म नहीं हो सकती, समय की अपनी सीमा है। इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। अभी चूंकि सोमवार को विधिवत दोनों सदन प्रारंभ होंगे, वहां पक्ष और विपक्ष की तीखी बहस मुबाहिसे भी होंगे। उनके बीच से हम लोग क्या अंदाजा लगा सकते हैं, आपके लिए लेकर के जरूर आएंगे। बने रहिए, तब तक के लिए आज हम लोगों को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।